आंखों ने आज एक चशमकुशा मंजर देखा जब वफाकी काबीना हलफ उठाया। अगर उसके विजुअल्स हम दिखा सकें, शहबाज शरीफ साहब की वफाकी काबीना के अंदर एक हो गए महमूद याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, पीपल्स पार्टी और PMLN एक इकट्ठे हो गए। और इसके अलावा भी शाहज़ैन बुख्ती साहब से लेके चीमा साहब तक और ये तमाम लोग जो है ये शामिल हैं अब इस कैबिनेट के अंदर। एक मुश्तरका कैबिनेट है, एक मुश्तरका काविश है। लेकिन ये मनाजिर जब मैं देख रहा था तो मुझे तारीख़ जो अभी अभी तारीख़ गुजरी है वो याद आई। करप्शन का परसेप्शन पीपल्स पार्टी के हवाले से कि ये करप्ट तरीन लोग हैं। जरदारी साहब 10% हैं। ये कभी मीडिया ने इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये कभी इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये इवन फ़ौज ने इल्ज़ाम नहीं लगाया। सबसे पहले ये इल्ज़ाम लगाया था नून लीग ने, नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने। आज लोग वर्ता हैरत में हैं कि ये कैबिनेट शहबाज शरीफ साहब जिसके वज़ीर आज़म हैं उसके अंदर उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी शामिल किया। उस पीपल्स पार्टी को जिसपे सबसे पहले मिस्टर 10% करप्ट तरीन पार्टी, सिंध को लूट गई, मुल्क को लूट गई, इसके नारे लगे हुए हैं। हमें इंटरव्यू देते हुए शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा कैटेगरिकली, ये 2013 के इलेक्शन से पहले की बात है जब वो CM पंजाब थे, पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक अपने खदशात का और अपने तासुरात का इजहार किया। और आज जब वफाकी काबीना पीपल्स पार्टी को शामिल वो कर रहे थे तो मुझे उनके ये अल्फाज याद आ रहे थे, आपको भी सुनवा देते हैं। आपने करप्शन के अंबार के इल्ज़ाम लगाए हुए आसिफ अली जरदारी साहब पर, आज के लगाए हुए 1990 से लगाए हुए सर। 3 साल उनके वजीरों को आपने अपनी गवर्नमेंट में बिठाया, आपके वजीर शुरू में कुछ माह उनके साथ रहे। तो अगर वो करप्ट हैं तो फिर उनका जाना ही नहीं बनता आपके साथ। अगर करप्ट नहीं है तो फिर आप आज उनके मुतालिक करप्शन की बात क्यों कर रहे हैं? ये हुआ किस तरह, आपको पता ही नहीं चला या आज भी आपको पता ही नहीं कि जरदारी साहब जो है करप्ट है या करप्ट नहीं? आपकी पॉलिसी क्या है इस पार्टी के अंदर? और खास तौर पर जरदारी साहब कतन अपने माजी से कोई सबक नहीं सीखे। हमने नेक नीति के साथ मिसाक जमहूरियत को उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये किया था। और रही बात करप्शन की, मैं दिन रात उनकी करप्शन को, मेरी पार्टी की लीडरशिप उनकी करप्शन को बेनकाब करती है। अब उस वक्त की मजबूरी थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उस वक्त की मजबूरी थी जरदारी साहब से हाथ मिलाने की, उस वक्त की मजबूरी थी मुशर्रफ साहब को फारिग करना। मजबूरी नहीं, जरूरत थी, कौम की जरूरत थी। अब अगर जरूरत बन गई इलेक्शन के बाद किसी भी वजह से, PTI फैक्टर एक्सेट्रा, किसी भी वजह से जरूरत पड़ गई आपको दोबारा अलायंस की, तो फिर पीपल्स पार्टी से अलायंस तो पॉसिबल है या बिल्कुल नहीं है? जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करना इस तरह है कि आप मौत के कुएं में छलांग लगा दें। जरदारी साहब ने पाकिस्तान की दौलत को बेदर्दी से लूटा और तमाम स्कैंडल अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने आज तक लबकुशाई नहीं की, बल्कि उसको इनकरेज किया और प्रमोट किया। करप्शन हर जमाने में रही, लेकिन पुराने जमानों में अकाउंटेबिलिटी चेक होता था। मगर जरदारी साहब ने इस दौर में जो करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं, इसी बना पर मैं उनको कहता हूं कि ये जर बाबा और 40 चोर हैं। जरदारी साहब चोर हैं, जरदारी साहब चोर हैं। भाई ये तो वो अभी की तारीख थी, आपने सुन लिया। इस पे बंदा क्या कहे। उन्होंने कहा मौत के कुएं में, शहबाज शरीफ साहब ने कहा छलांग लगाना है। अगर तहरीक इंसाफ की वजह से भी कभी जरदारी साहब के साथ नहीं जाएंगे, किसी और वजह से भी जरदारी साहब के साथ नहीं जाएंगे, अगर गए तो मौत के कुएं में छलांग लगाना है। और जरदारी साहब जो है वो जर बाबा 40 चोर की उन्होंने उससे तशबीह दी। ये हमारा माइंड जो बनाया बेसिकली पीपल्स पार्टी के बारे में कि वो चोर हैं, वो डाकू है, ये नून लीग ने बनाया। आज वो क्या ऐसा हो गया कि वो सब ठीक हो गए, करप्शन के दाग उजले हो गए, दाग धुल गए? दाग तो अच्छे होते हैं। और ये पूरी कैबिनेट, तो ये कैबिनेट की क्रेडिबिलिटी क्या है और ये कैबिनेट क्या परफॉर्म और डिलीवर कर पाएगी, इस पे आज बात करूँगा। पाकिस्तान के चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि मेरे सामने इस वक्त वर्ल्ड बैंक ने जो लेटेस्ट रिपोर्ट पेश किया आपके सामने मैं पेश कर देता हूँ। वो कह रहे हैं कि सियासी हलचल और इस्लाहात का अमल जो है वो मुतासर होने से इस साल पाकिस्तान की मईशत को शदीद ख़तरा है। पाकिस्तानी मईशत खतरात का सामना इसलिए भी है कि कोरोना की एक नई लहर आने वाली है, इससे नकल हमल जो है उस पाबंदी लग सकती है। कर्जे की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को मालियाती खसारों को कम करने पर तवज्जो देना होगी। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस पाकिस्तान की पायदार माशी तरक्की के लिए बड़े खतरात हैं। कम सरमायाकारी, बरामदात पैदावार में कमी माशी बहाली के लिए ख़तरा है। मौजूदा माली साल शरह नमू 4.3%, अगले साल 4% रहने का इम्कान है। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में नस्बतन कमी आई है, लेकिन 2020 में गुर्बत 37, जबकि 2021 में 34% रिकॉर्ड की गई। ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जो इस कैबिनेट ने एक्चुअली एड्रेस करने हैं, जिसके आधे वज़रा जो है उनके मुतल्लिक अवाम में ये परसेप्शन नून लीग ने बनाया था कि ये करप्ट हैं, डाकू हैं और चोर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल वाउडा साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, नज़ीर लगारी साहब।
ये कैबिनेट क्या डिलीवर कर पाएगी जिसके मुतल्लिक अवाम में ये परसेप्शन ना इमरान खान साहब ने बनाया, ना फैसल वाडा साहब ने बनाया, ना फौज ने बनाया, नून लीग ने जिन्होंने आज इनको शामिल किया है। पीपल्स पार्टी सेकंड लार्जेस्ट है इस कैबिनेट के अंदर, और ये कहा गया है कि जी ये करप्ट 3 लोगों को लेकर बने। तो क्या लोग सोच रहे होंगे, क्या परसेप्शन होगी लोगों की इस कैबिनेट के बारे में? तारिक साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो सर, क्या ऐसी मजबूरी होगी जो आपने सारी करप्शन की बातें भुला के जो है वो इनको ले लिया साथ? कमरान भाई, गुजारिश ये है कि जहाँ से आज अपने प्रोग्राम का आपने आगाज़ किया है, अगर आपने ये बात आज हमारी जमात के हवाले से की है कि हमने किसी लीडरशिप के लिए माजी में ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि इसने करप्शन की है और हम इन पे केसेस दायर करेंगे, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी हरीफ जमात रही है और आज भी हरीफ जमात है। अगला इलेक्शन हमने फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ना है। जिन अदवार के आपने ये क्लिप सुनाए हैं उसमें अगर जरदारी साहब की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ ऐसे केसेस सामने आए, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने लाई गई कि जिनमें करप्शन नज़र आ रही थी, उसमें हमने बात की, उसके केसेस भी अदालत में चलाए गए। अब ये आगे अदालतों ने साबित करना था, या जो आपका इस्तगासा होता है कि कितने केसेस साबित हुए, किस में सज़ा हुई, किस में नहीं हुई, वो सारा आपको पता है। बाकी मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं यही अल्फाज जो आपने शहबाज शरीफ साहब के सुनाए, मैं बाकी जो लीडर्स हैं उनके आपको सुनाऊं कि उन्होंने किस किस के बारे में क्या क्या कहा। तारिक भाई, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है, आप ठीक फरमा रहे हैं, एक मिनट सुन लें, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। ये बड़ा आसान है, ये गेम जिस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, ये नेवर एंडिंग है सर, मैं दूसरी जमात को कहूं, वो मेरी जमात को कहें, लेकिन इसका सादा जवाब मैंने आपको ये दिया है, मैंने बड़ा स्ट्रेट आपको जवाब दिया है कि जिस दौर के आपने किस्से सुनाए हैं, जिस दौर की आपने बातें सुनाई हैं, उस दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर या उनकी लीडरशिप की अगर कोई करप्शन के केसेस सामने थे, उसके ऊपर बात की गई। सर, मेरा आपका ये पॉइंट आ गया, लेकिन मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, आपसे बात करनी है। आपको याद है कि आज जी बताएं, आप कंप्लीट कर लें पहले। आज आपको याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 3.5 साल में एक ही बात कहती रही है कि जनाब ये जितने केसेस हैं ये पिछले दौर के बने गए हैं। यकीनन हमारी लीडरशिप भी पिछले दौर में कुछ केसेस बनाए गए, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के कुछ केसेस सामने आए हैं वो हमारे दौर में भी बनाए गए। ठीक है, मेरा आपसे आज मजीद सवाल है कि वक्त की जरूरत ये है। सर, वक्त की जरूरत आ गई। एक मिनट मेरा आपसे सवाल है तारिक भाई। बात ये है कि आपने ये बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन आपको इस बात का गवाह होना चाहिए। शुक्र है वाडा साहब आज बैठे हुए हैं। सबसे पहले यही आए थे मेरे प्रोग्राम में 3 अगस्त 2018 को, और मैंने इनसे यही सवाल किया था जो आज आपसे कर रहा हूं। मैंने इनसे कहा था भाई वो पंजाब में जिसको डाकू कहते रहे परवेज इलाही को, उनको आप स्पीकरशिप ऑफर कर रहे हैं सिर्फ अपनी वफाक में हुकूमत बनाने के लिए और पंजाब बचाने के लिए। इसी तरह मैंने इनको बताया था कि एमक्यूएम जिनको आप पता नहीं क्या क्या भत्ते वाली पार्टी कहते रहे, उनके साथ भी आप भीख मांगने चले गए वोट की। तो ये भी मुझे वाडा साहब बता रहे थे, ये कामरान साहब, ये नंबर गेम होती है, ये नंबर गेम होती है। मैंने कहा भाई आप स्टेटस को की पार्टी थोड़ी है। खैर, ये तो इनसे डिबेट थी, तो आप ये ना समझेगा कि ये आपके साथ ही आज सवाल हो रहे हैं, इनके साथ हो चुके हुए जब ये पावर में आए थे। अब आपके साथ इसलिए हो रहे हैं, चलो सारी बातें छोड़ें, आज अवाम को ये तो बता देना कि ये आपने जो जुमलाबाजी थी कि ये करप्ट है, आज भी ये करप्ट है, या ये आपके नज़दीक उस वक्त 2013 में ये करप्ट थे, आपका मुशाहिदा गलत साबित हुआ, करप्शन के केसेस से आपके नज़दीक पीपल्स पार्टी साफ शफाफ होकर निकल आई और आज करप्ट नहीं है, इसलिए साफ शफाफ शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट का हिस्सा है? ये तो बता देना थोड़ा सा। देखिए, मैं बिल्कुल सीधा इस पर बात आपसे कर रहा हूँ कि जिस दौर में उनके कोई करप्शन के केसेस सामने लाए, मीडिया ने लाए, किसी और हवाले से आए, उस पर बात भी और मुकदमात भी दर्ज हुए, उसका जवाब उन्होंने अदालतों में देना है। आज अगर वो अदालत में काबीना में अदालतों से उन्होंने अपने मुकदमात लड़े हैं, आज अगर वो काबीना में शामिल हैं, उनके कई मुकदमात आज भी ज़ेरे इल्तवा हैं, उनका सामना कर रहे हैं। तो सर वो करप्ट नहीं है आज, फ्रेश केसेस बनाए गए शहबाज शरीफ की कैबिनेट में करप्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में नहीं। अब ये आप अगर वर्डिक्ट लेना चाह रहे हैं कि कौन मेरे से करप्ट है या कौन नहीं है, मैंने बड़ा सिंपल कर दिया है कि उनके ऊपर अगर कोई इल्जामात थे या किसी भी लीडरशिप के इल्जामात थे, चलें तारिक भाई, मुकदमात का सामना कर रहे हैं। बाकी इस वक्त की जरूरत ये थी सर वो अपने मुकदमात का देखे, मुल्जिम जो है ना, मुल्जिम जिन मसाइल में पाकिस्तान घिरा हुआ है, मैं यही सवाल है मेरा, मसाइल है, मिल के जो अवाम ये जो विजुअल्स देख रही है, ध्यान में रहे। जी फरमाए। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये बात ध्यान में रहे कि इस गवर्नमेंट में शामिल होने का किसी भी जमात का कतई तौर पे ये मकसद नहीं है कि किसी के केसेस अगर अदालतों में हैं तो वो माफ कर दिए जाएंगे। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा आपसे, नहीं तारिक भाई, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अवाम जो है, जिसका माइंड आपने बनाया, नून लीग के वोटर की बात कर लेते हैं कि जरदारी साहब करप्ट, पीपल्स पार्टी करप्ट, जर बाबा 40 चोर, मैंने तो नहीं कहा,
ये तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा ना, इनसे पैसे निकालूंगा और ये करूंगा और आपका वोट बैंक इसके ऊपर। लेकिन आज आपका वोट बैंक जब इसको देख रहा होगा तो मैं अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रहा हूं, ये कौन लोग हैं आज ये करप्ट है या ये साफ शफाफ लोग हैं? भाई इतना बता दें, क्योंकि कैबिनेट आपकी है, प्राइम मिनिस्टर आपके हैं, तो आपसे पूछ रहा हूं, पीपल्स पार्टी से पूछना नहीं बनता मेरा। जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगे, अगर उन्होंने अदालतों से अपने आप को बेगुनाह साबित कराया तो वो साफ और शफाफ हैं। और अगर आज भी किसी भी जमात का कोई बंदा करप्शन करेगा हमारे दौर में भी, उसके खिलाफ भी मुकदमात बनेंगे, चाहे उसका ताल्लुक किसी दूसरी जमात से हो या हमारी अपनी जमात से। आपका पॉइंट आ गया, बात बिल्कुल क्लियर है। मेरा काम था इस सवाल को उठाना, क्योंकि पब्लिक इस वक्त जो है बहुत कंफ्यूज है। ये जो सब कुछ हुआ है उसमें एक कंफ्यूजन का शिकार है और वो कंफ्यूजन अनार्की की तरफ लेके जा रही है। और उसमें कोई दो राय नहीं कि इमरान खान साहब अपने पत्ते बड़े गजब से खेल रहे हैं और अपनी मकबूलियत को वो इस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि अगर वो हुक्म करें तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन तक किसी का फैसला भी उनके वोटर ना मानेंगे और पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। फैसल वाटा साहब, आज जो इतनी बड़ी पार्टियों की आपको मिलाप नजर आया है, कैबिनेट ने आज हलफ उठाया, ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। ना आपका साथ छोड़ते था दी, ना आपकी गवर्नमेंट चेंज होती, ना आप जो है वो फारिग होते, ना आज ये दिन और ये मनाजिर सब देख रहे होते। आपको कोई थोड़ी सी रियलाइजेशन है कि यार हमने कोई गलती की? मतलब आज पंजाब में कोई पावर नहीं है, कोई वजीर आला नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, गवर्नर ने हलफ लेने से इनकार कर दिया हमजा शहबाज का, उधर एडवोकेट जनरल पंजाब ने ये राय दी है कि बुजदार साहब ने इस्तीफा ही गलत लिखा है, उनका इस्तीफा ही मंजूर। मतलब आपने एक ऐसा वजीर आला लगाया, सॉरी टू से, जिसको यही तमीज़ नहीं थी कि इस्तीफा किस तरह लिखना है। तो पंजाब 3.5 साल भी चल रहा था ऑटो पे, 3.5 साल भी आपकी पार्टी टूटी बुजदार की वजह से, और मैं आपको कहता रहा, आज उसको इस्तीफा उनको लिखना नहीं आता। आज एक और बहरान है। इस सब चीज की जिम्मेदारी जो कैबिनेट आज हमें नजर आ रही है, आप हैं। कामरान शाह साहब, सबसे पहले तो मैं आपका दिली तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आपने आवाम की मदाखलत के साथ अपने शो में भी अपने एंकर होने की मदाखलत करके डॉक्टर साहब को बड़ा कॉर्नर किया, बड़ा मुश्किल फंसाया, और ऐसा फंसाया कि वो ना निगल सक रहे थे ना उगल सक रहे थे, और उन्होंने 10 मिनट तक जस्टिफाई करने की कोशिश की, डॉक्टर साहब ने नहीं कर सके। लेकिन मैं आपका इसलिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी आज एंकर, मैंने जो जवाब देना था, अगर मैं आपको तबसा कर रहा था तो चले डॉक्टर साहब नाराज क्यों हो रहे हैं? फैसल भाई मेरे साथ नाराज क्यों हो रहे? रोजा तो नहीं लग रहा ना आपको? तो भाई है हमारे, हमको कॉर्नर को करना है, शान में गुस्ताखी थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा सुनेगा हो गई है। कामरान शाहिद साहब, जी फैसल भाई। कामरान शाहिद साहब, मुझे सबसे पहले खुशी ये है कि आज आप एंकर नहीं लग रहे और पाकिस्तानी गैरतमंद अवाम की मदाखलत के साथ चलने वाले मदाखलती इंसान नजर आ रहे हैं। तो आपको भाई बहुत पीटीआई ना कह दीजिएगा बस मुझे, बाकी सब ठीक है, वरना ये सब नाराज हो जाएंगे। अच्छा अब आगे चलें जी फैसल भाई, चले आगे चलते हैं। दूसरा ये कि देखें मेरी बात सुने, दोनों का नज़रिया डिफरेंट, दोनों को गालम गलोच देने का डिफरेंट, दोनों को चोर डाकू कहने का डिफरेंट। मौलाना फजल रहमान की तालिबान के ऊपर क्या स्टांस है, नून लीग का क्या है, और पीपल्स पार्टी का टोटली ऑपोजिट है। तो ये जो तश्तरी के अंदर जो डेकोरेशन पीस चेंज करके, प्लेट चेंज करके पाकिस्तान अपने अब्बा की जागीरी समझ के इंग्रेडिएंट्स बदल के आकाओं के हुक्म पे इधर से उधर कर दिया है, ये इधर से उधर तो हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये आई है कि इस बार ना मैं और आप और तारिक फजल चौधरी टीवी पे कुछ नहीं कर पा रहे, ना हम बिरयानी की देख दे रहे हैं, पाकिस्तानी मुदाखलत कर बैठे हैं। अब जब पाकिस्तानियों ने मुदाखलत की है तो सब कुछ उल्टा सीधा शुरू हो गया, हैपैजेड शुरू हो गया है। किसी का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा, किसी का इस्तीफा गलत आ रहा है, कोई गवर्नर नहीं ओत ले रहा। ये कैबिनेट को मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर ईद की छुट्टियां आप डाल दें तो इंशाल्लाह 6-6.5 हफ्ते में हम घुटनों के बल, घुटने पहले तोड़ेंगे, फिर इनको मुंह के बल गिराएंगे और फिर हलक से और गिरबान से पकड़ के इलेक्शन लेंगे। ये हमारी स्ट्रैटेजी। और परसों लाहौर की थलथली ये है कि आज ही इंटरनेट सस्पेंड करने का प्लान कर दिया, पीटीआई ने अनाउंस कर दिया है। मतलब इस मुल्क की, आप इस पाकिस्तान को आप किस जायचे में देखेंगे कि जिस मुल्क में शहबाज शरीफ और उसके बेटे के ऊपर फर्ज जुर्म आयद होनी है, उस दिन एक अच्छे आदमी डायरेक्टर रिजवान को काम करते हुए कौम देख रही है, ECL में डाल देते हैं और उसको छुट्टी में भेज देते हैं और उसको मुल्क के वजीर आजम बना देते हैं। परसों हमारा जलसा है, इंटरनेट आज से ही सस्पेंड कर रहे हैं परसों के लिए। मतलब इतनी थलथली। मेरे भाई, जब पाकिस्तानी कौम इसकी मालिक है,
इसकी वोटर है, इसकी सपोर्टर है, हमने नौकरी की, आप आकाओं की नौकरी करने आए, यही आवाम आपको उठा के बाहर फेंकेगी। यही जो आप तमाशा करते आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, इस पूरे निज़ाम को समझ गए हैं। ना इलेक्शन कमीशन उस वक्त जागा जिस वक्त सेनेट के वोट खरीद के वीडियोज़ आई, ना आइन और कानून उस वक्त हरकत में आया, ना आइन और कानून उस वक्त हरकत में आया जब साना बल्दिया टाउन में आपने बंदे मारे पुलिस वालों के तहत। उसका आज तक आइन और कानून और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सका। वो सारे जो फैसल भाई एक बात बताएं मुझे, एक बात FIR के साथ ये जो इलेक्शन कमीशन है, आपने जमीन खरीदे, सिंध हाउस में आपने लोगों को रखा, इलेक्शन कमीशन नहीं बोला। जो बी टीम है इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ की, जिसके 18 आदमी आपने आज ही और कल की तारीख में अपॉइंट कर लिए हैं, जो आपके पर्सनल गुलाम नौकर हैं। आप समझते हैं कि आपकी बर्बरियत बदमाशी का नोटिस अगर कोई नहीं ले रहा तो अवाम नहीं लेगी। और अवाम के आगे किसकी आज तक जुर्रत और औकात हुई है कि अवाम के वलवले के आगे कोई खड़ा हो सके? ना मैं खड़ा हो सकता, ना आप खड़े हो सकते, ना ये खड़े हो सकता, कोई और खड़ा हो सकता है। तो अब तो अवाम ने डिसाइड करना है। हमने तो अवाम को ये बताया है कि पाकिस्तान की सालमियत, उसकी गैरत, अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, सलामती की ये बात जो है। आपकी पॉपुलैरिटी हुई है, इसका मतलब अब ये लिया जाए, जो आप कह रहे हैं अवाम की जुर्रत इतनी बढ़ गई है अब आपकी पॉपुलैरिटी की वजह से, कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपके खिलाफ फैसला देता है, आपकी पार्टी को कहता है कि ये गैर मुल्की फंडिंग, मैं मफरूजे में बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होने लगा है कि गैर मुल्की फंडिंग हुई है, आपकी पार्टी तहलील होती है, वफाकी हुकूमत इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाती है, वहाँ से आपकी पार्टी, तो आपके अवाम की मकबूलियत का रुख और तोपे बना के सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की तरफ मोड़ देंगे, फिर ऐसा होगा, एक्सेप्ट नहीं करेंगे डिसीजन। कामरान शाहिद साहब, आपने तो मफरूरे पे बात की है, ये ऐसा ही होने जा रहा है। उसका पहला सबूत मैं हूं। मुझ पे इलेक्शन कमीशन ने जो चार्जेस लगाए उसमें रेप और मर्डर नहीं लगाया, बाकी उन्होंने सब कुछ मुझे लगा दिया जो पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट के अपने प्रेसिडेंट्स हैं कि ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। ऑनरेबल जस्टिस बदयाल साहब, मुनीब साहब और मंसूर अली शाह साहब, ये रीसेंट वर्डिक्स है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ही बाईपास कर दिया। अभी तक तो मुझे इंटरम इंसाफ नहीं मिला। उम्मीद करते हैं, मैं कह रहा हूं अगर आपकी पार्टी को उस पे हमारा अभी भी है फैसल भाई, तो ये अवामी मकबूलियत क्या करेगी? यही प्रेसिडेंट के तहत कामरान शाहिद साहब जनाब, यही प्रेसिडेंट के तहत वो इमरान खान साहब को भी डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं और पार्टी की तरफ जा रहा है इलेक्शन कमीशन। तो आप क्या करेंगे? नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ किसी को ये कहने की जरूरत नहीं कि तुम इधर मुड़ जाओ, तुम उधर बढ़ जाओ। जैसे पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, अवाम की मदाखलत और अवाम अपना रास्ता खुद बनाएगी, बाकी चीजें खुद ऑटोमेटिकली साइड पे साइड होती रहेगी। बिल्कुल ठीक है जी, पॉइंट आ गया। इलेक्शन कमीशन क्या करता है क्या नहीं करता, इलेक्शन इनको कराने पड़ेंगे, किसी हालत में कराने पड़ेंगे। उल्टे हो जाए, सीधे हो जाए, आकाओं की भीख मांग ले, आकाओं को बुला ले, रॉकेट लॉन्चर लगा दे। और दूसरी तरफ 174 वोट जो पड़े शहबाज शरीफ साहब को, डॉक्टर साहब को भी जरा मुखातिब होना चाहता हूं, उसमें से 2 वोट उस पाकिस्तान के शहजादे के हैं, डावर साहब के, जो पाक फौज के लिए पहले भी बुग्ज उगल रहे थे और अभी भी उगल रहे हैं। और जब वो उगलते थे पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, तो यही फैसल वाउडा, यही फवाद चौधरी और यही मुराद सईद अपनी फौज को डिफेंड उस वक्त भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। ठीक है, कामराज शायद आखिरी बात करके फिर आप इनको टाइम दे दीजिएगा। जी जी, देखिए, हमारी फौज इसलिए बेहतरीन कहलाती है कि उसके पास अल्लाह अकबर और जज्बे का नारा है। हमारी अवाम और हमारे पास भी अल्लाह अकबर और जज्बे का नारा है। हम ना मुफाहमत इनकी तरफ करके मुजामत करके मुफाहमत का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, ना हम मुफाहमत करेंगे ना मुजामत करेंगे। हम सिर्फ जंग करेंगे और पाकिस्तान की गैरत और आज़ादी की जंग करेंगे। रोक सकता है कोई तो रोक ले हमें। राइट, एक ब्रेक लूंगा जी। वेलकम बैक। इससे पहले मैं जाऊं नज़ीर लगारी साहब के पास, तारिक भाई, ये जो जिस तरह का जोश जज्बा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर्स, फैंस में नज़र आ रहा है, जिसकी गुमाजी ये कर रहे हैं फैसल भाई इस वक्त, फैसल साहब कर रहे हैं, तो आपके लिए कितना मुश्किल है इस वक्त गवर्नेंस करना, कितना मुश्किल है अर्ली इलेक्शन ना कराना? कोई अर्ली इलेक्शन नहीं कराएंगे तो आपको नज़र आ गया ये क्या होने जा रहा है। अभी इलेक्शन कमीशन ने अगर इनके खिलाफ फैसला भी दिया तो अगला प्रोसीजर तो ये है कि वफाकी हुकूमत मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगी। क्या आप लेके जाएंगे गिवन द फैक्ट कि इतना अवामी प्रेशर है इस वक्त आपके ऊपर भी? वार्डन साहब ने, फैसल भाई ने अभी कहा जनाब कि इलेक्शन कमीशन जो है नवाज शरीफ का ग़ुलाम है। अभी इन्होंने फ़ौज के भी काफ़ी कसीदे पढ़े हैं। मैं शायद ये सोशल मीडिया पे इतने नहीं है मेरे भाई, वरना जब से ये तरीके अदम एतमाद आई है फ़ौज और उनके जो
अफसरान हैं उनके बारे में जो कसीदा गोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कर रहे हैं, वो चंद मैं अभी इनको ज़रा प्राइवेटली इनके व्हाट्सएप पे भेजूंगा, इन्हें पता लगे कि क्या ट्रेंड्स फ़ौज के ख़िलाफ़ ये चला रहे हैं। और ये कह देना कि फ़ौज में बड़ा जज्बा है और नारे मार रहे हैं फ़ौज के, आप प्रोग्राम में बैठ के, मुतज़ाद चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है जी कि ये जिस जज्बे की और जिसकी बात कर रहे हैं अवाम में, वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। लेकिन 3.5 साल अवाम का बेड़ा गर्क करके, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके, आज आप आज़ादी, किस चीज़ की आज़ादी, आज आका ग़ुलाम, ये ड्रामे नहीं चलेंगे। ये चंद दिनों के ड्रामे हैं लोगों को अगले इलेक्शन का एक नारा देने के लिए कि हम कोई बहुत बड़ा जनाब एक आप ये कहें कि जिहाद करने जा रहे हैं। ना अमेरिका से कोई जंग है और ना अमेरिका के ख़िलाफ़ आप इस तरह का पहाड़ खड़ा करके अगले इलेक्शन में कोई बहुत ज़्यादा आप मार लेंगे। जो 3.5 साल आप रहे हैं, अमेरिका के दौरे भी करते रहे हैं। अमेरिका के दौरे के बाद आप कहते रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप जीत के आए हैं जनाब, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई दोबारा वर्ल्ड चैम्पियन बन गया हूँ। अभी OIC में अमेरिकन तमाम मंदूबीन को आपने बुलाया, अमेरिकन एम्बेसडर आपके आखिरी दिन तक यहाँ बैठा रहा, क्या आपने उसको बुला के कहा, क्या आपने उसको मुल्क से बाहर निकाला? तो ये जो जाली और खोखले नारे अवाम की सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए पाकिस्तान, लेकिन तारिक भाई मैं ये कह रहा हूँ कि इनका अवाम चार्ज है, अगर आप अर्ली इलेक्शन नहीं कराएंगे तो आपको अर्ली इलेक्शन नहीं होने लगा। बाकी नहीं, इलेक्शन तो होगा, जल्दी होगा, हम भी ये चाहते हैं इलेक्शन जल्दी हो। लेकिन फैसल साहब ने, मेरे भाई ने बड़ी लंबी तकरीर की, मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ। जो मुल्क का हाल इन्होंने 3.5 साल में किया है, आज ये बड़े जोश और जज्बे से कह रहे हैं कि हमें एक टर्म और मिल जाए जनाब तो हम दोबारा एक इनकलाब ले आएंगे। मुझे इसफंदियार वली साहब ने सुनाया था एक दफ़ा, उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में गधे पे एक शख्स चूड़ियाँ बेचने आया। गधे तो आगे हमारा एक पठान खड़ा था, उन्होंने कहा हमारे गाँव में तो गधे के दोनों तरफ चूड़ियाँ थीं, तो उसने ज़ोर का एक डंडा गधे के एक तरफ मारा और उसने कहा कि इसमें क्या है? तो गधे वाले ने कहा कि एक डंडा दूसरी तरफ मारो, फिर कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो आधा बेड़ा गर्क तो आप अपने पिछले दौर में कर चुके हैं। एक डंडा अगर आपको अगले दौर का लग गया तो अल्लाह ताला इस पाकिस्तान पे रहम करे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। रहम करे जी। इस वक्त तो हालात जो है, नज़ीर लगारी साहब, अभी ये जो आप मुल्की मामला देख रहे हैं, ये जो कैबिनेट से स्टार्ट करते हैं, जो कैबिनेट आई है, मैंने पहला सवाल ये उठाया कि इसके अंदर पीपल्स पार्टी के वो वज़रा भी शामिल हैं, वो पीपल्स पार्टी जिसके मुतालिक नून लीग ने कहा कि करप्ट तरीन लोग हैं, और आज वही शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट का हिस्सा है। पंजाब के अंदर ना कोई वज़ीर आला है, ना कोई गवर्नमेंट है, एक बहरान है दर बहरान है। तीसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जो मकबूलियत के दुआम पे पहुँचे हुए PTI के अंदर, और वो बता रहे हैं कि ये सब गद्दार हैं और इस वक्त सिर्फ एक शख्स है जिसके पीछे पाकिस्तान की सालमियत और इस्तेहकाम है, वो है तहरीक इंसाफ और इमरान खान। ये हालात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप लगारी साहब मुल्क के? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। पाकिस्तान संगीन बहरान से गुज़र रहा है जिसका अंदाज़ा नहीं है, ना उसके बारे में सोचा जा रहा है। मैंने वो सारे हालात देखे हैं जो 60s के लेट से शुरू होते हैं और पूरे पाकिस्तान का आज तक के दौर में आते हैं। मैं समझता हूँ कि इतने बड़े बहरान से कभी भी नहीं था। देखें, शेख मुजीबर रहमान जेल में था जी, और गलती हुई थी जनरलों से या जनरल अयूब खान से कि उन्होंने वहाँ पर एक केस बनाया, अगरतला साजिश केस। शेख मुजीबर रहमान उस वक्त जेल में था, कुछ सरकारी अफसर थे, कुछ फौजी अफसर थे, उनको शामिल करके चलाया गया, लेकिन वो केस चल नहीं सका था और ऐसी जज्बाती फ़िज़ा पैदा हो गई थी कि जज साहबान को भागना पड़ा था, और उस वक्त ये तय हो गया था कि पाकिस्तान बाकी नहीं रहना है। ये टोटली एब्सोल्युटली तारीख़ की याह्या खान की हुकूमत से ज़्यादा नाकाम तरीन हुकूमत जो है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर इतनी पॉपुलर हो गई है कि जनाब अब उसके तराने गाए जा रहे हैं, उसके नगमे गाए जा रहे हैं। लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई थी। आपने 3.5 साल मुशाहिदा किया है, ज़ीरो गवर्नेंस, एब्सोल्युटली टोटल फेलवर ऑफ द गवर्नेंस। फिर उसके बाद जितना गंद फैलाया गया है वो उसके अलावा है। खुद नाम पेश किया, खुद बाकायदा, और जो हुकूमत की तरफ से नाम था उसको देखा ही नहीं गया, जो अपोजिशन की तरफ से आया था नाम, जो आज के वो है, उनको देखा ही नहीं गया। खुद नाम पेश किया ये जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, फिर खुद सदर को समरी भेजी कि जनाब इनको लगाएं, फिर जनाब वो उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया, और आज जो है उस जिम्मेदारी से जो है वो फरार अख्तियार कर रहे हैं।
ये क्या खुर्शीद शाह क्यों नहीं कहते हैं कि जी मैंने जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर जस्टिस जावेद इकबाल का नाम पेश किया था? कभी उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनके महबूब थे, इनको तराने गए थे, फिर कहा था कि ये मैं बहुत ही ईमानदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाया हूँ। जनाब अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर में 1000 कीड़े निकल आए हैं और अब ये लग रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैनिपुलेट नहीं करने देंगे किसी भी पार्टी को। उन्होंने किया, उन्होंने इलेक्शन कराए हैं। मालाकांड में कितना मार्जिन था मौलाना की पार्टी के वोटों का और पीटीआई के वोटों का जो है, जो अभी ये इलेक्शन हुए। लगारी साहब आप ये फरमा रहे हैं कि ये सारी जो हैजानी कैफियत है इसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ का इस वक्त का मकबूलियत है, और या जो इमरान खान साहब का नैरेटिव एब्सोल्युटली लॉलेसनेस यहाँ से शुरू हुआ जब फवाद चौधरी ने आर्टिकल 5 पढ़ा, फिर उसके बाद जो है कासिम सूरी ने जो है वो पूरे का पूरा लिखा हुआ कंटेंट जो है वो पढ़ा, उसके बाद जो इमरान खान ने अपनी रिकॉर्ड की हुई तकरीर चलवाई, उसके बाद जो है वो अपना आरिफ अलवी साहब ने उनको एंडोर्स किया और फिर इक़दाम शुरू हो गए। रात गए कैबिनेट डिवीजन में तकरीबन 10:30 बजे 9:30 बजे तक एक नोटिफिकेशन जारी किया और सीज कर दिया प्राइम मिनिस्टर के पावर को और कहा कि नहीं है वो। फिर आरिफ अलवी साहब आप ये बताएं ना आज के हालात में आए ना सर, इस वक्त जो पीटीआई की मकबूलियत है, जिस तरह वाडा साहब कह रहे हैं कि जी अपना पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा, अगर फैसले उनके खिलाफ आए तो अवाम खुद देखेगी, अवाम के आगे किसी को ठहरने की जरूरत नहीं होगी, ये सिचुएशन जो है वो कहाँ लेके जाएगी मुल्क को? ये आपको ये सिचुएशन एक हफ्ते तक, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते तक रहेगी। ये सिचुएशन आपको देखेंगे कैसे डिफ्यूज़ होती है अगर राइट पॉलिसी अख्तियार की गई और इनको हैंडल किया गया। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जनाब फवाद चौधरी से लेकर कासिम सूरी, इमरान खान और आरिफ अलवी साहब पर डायरेक्ट एब्रोगेशन और अब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, सबवर्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन को एबाइंस में रखकर इन्होंने जो भी कार्रवाई की है इस पर आर्टिकल 6 के तहत हाई ट्रीजन बनता है, इनको चला देना चाहिए। कोई ऐसी चीज नहीं है साहब आर्टिकल 6 वो कोई ऐसा लगना चाहिए जो हालात पैदा किए हैं आपने मुल्क में। फैसल साहब सर, लगारी साहब को तो इतनी तकरीर के बाद मेरे ख्याल से कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो मिल जानी चाहिए। आर्टिकल 6 हमें लगा रहे, आवाम का सेंटिमेंट देख मुझे कभी नहीं चाहिए। नहीं आप लगाई साहब, हम तो चाहते हैं आप बैठे, क्योंकि आप तो दूर ली, आप तो आर्टिकल 6 हमें लगा रहे। आप ये बात करके आवाम के बीच में आपने निकलना है, ज़रा सोच समझ के निकलिएगा। आवाम में मदाखलत कर चुकी है और जो गलत तज्जिया देगा उसके लिए प्रॉब्लम है। मुझे धमकियां ना दे, मुझे धमकियां ना दे, मुझे धमकियां ना दे। लगारी साहब मैं आपको धमकी थोड़ी दे रहा हूं, धमकी दे सकता हूँ? नहीं लगारी साहब, मैं तो धमकी देने वाला आदमी नहीं, मैं धमकी देता कब पहले करता हूं। मैं तो आपसे, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं तो आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं भी अपना एनालिसिस आपके ऊपर दे रहा हूँ। दूसरा, तारिक फजल चौधरी साहब ने, कामरान भाई बड़ी अच्छी बातें की, उनकी अर्ज में पहले कर दूं कि एक तो प्लीज़ आप कैबिनेट का हिस्सा है मेरे ख्याल से, तो परसों जो आप PTX के थ्रू बना रहे, इंटरनेट बंद कर रहे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे तरीके हैं आवाम को जलसा दिखाने के, आप करें बात। दूसरा एक, दूसरी चीज़ ये तारिक फजल चौधरी साहब के FIA गलत बताया किसी ने, देख कैंप पे नहीं सर चल रहा है सारे टीवी पे, अब आप पता नहीं, आप ही के सारे फेवरेट चैनल जो चला रहे। दूसरी बात ये कि कामरान शाह साहब, तारिक फजल चौधरी साहब को एक और चीज़ भी बता दूं कि FIA ने पूरी जांच पड़ताल की, PTI का कोई आदमी किसी ब्लाइंड कैंपेन में किसी इदारे के खिलाफ नहीं निकला। ये पॉइंट आपका आ गया। आप ही के शो पे और बाकी शोज पे भी कंडेम किया था, ठीक है, आज भी कंडेम करता हूं मैं, कंडेम करता हूं। अगर ये बात तारिक फजल चौधरी और मेरे लिए भी की जाएगी, बिल्कुल ठीक है, तब भी मैं कंडेम करूंगा। फेवरेट चैनल्स की बात हुई, मैं ब्रेक में जा रहा हूं, लेकिन फैसल भाई का भी एक फेवरेट चैनल है और इमरान खान साहब का भी वो फेवरेट चैनल है। उस फेवरेट चैनल के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसके मुतालिक आज PTI की राय कुछ और है जब फैसला होने जा रहा है, वो क्या कहा इमरान खान साहब ने अपने PTI के फेवरेट चैनल के ऊपर, ये जरा सुनवा दें। वेलकम बैक। इस वक्त ये जो कैबिनेट है और ऑब्वियसली हुकूमत है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी मॉरल अथॉरिटी और उसकी क्रेडिबिलिटी। मैं किसी पे शक नहीं कर रहा, मैं किसी की नेक नीति भी डाउट नहीं कर रहा, ना शहबाज शरीफ साहब की ना किसी और की, लेकिन पोजीशन ये है कि इस वक्त जो बेशतर वुज़रा हैं वो ज़मानतों के ऊपर है। राना सनाउल्लाह साहब जो है मंशियात केस में ज़मानत पे, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब
रियासत मुखालिफ बयानबाजी केस में ज़मानत पे ख्वाजा आसिफ साहब, आमद जायद सासाजात केस, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक, मुफ्ता इस्माइल, या तो ज़मानतों पे हैं या इन्होंने नैब के केसेस किए हुए हैं या इन पे इनके हवाले से कंट्रोवर्सी सबसे बढ़कर प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, वो भी इस वक्त ज़मानत के ऊपर है। हमजा शहबाज शरीफ साहब जो कि मुंतखब हैं बकौल नून लीग के इस वक्त वज़ीर आला पंजाब के, वो भी ज़मानत पे हैं। तो तारिक भाई, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आपको हिट कर रही है बिलो द बेल्ट इस लिहाज से कि ज़मानतों पे प्राइम मिनिस्टर है, ज़मानतों पे कैबिनेट है, करप्ट हीरे आपने इकट्ठे कर लिए हैं, आप पब्लिक परसेप्शन से किस तरह लड़ेंगे? जो फैसल साहब बात कर रहे हैं, जिस डंके की चोट पे बात कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने अवाम को मोटिवेट किया हुआ है, वो इसी बात पे किया हुआ है कि देखें जी, करप्ट लोगों को मिला के इन्होंने काबीना बना दी है, ज़मानत के ऊपर प्राइम मिनिस्टर है, ज़मानत में उनके बेटे हैं, वो वज़ीर आला पंजाब हैं, ज़मानत कल कैंसिल होगी तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर जेल में होंगे। तो ये वो परसेप्शन है जिसको आप प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके खिलाफ नहीं जा रहा, आपको लगता है? कामरान भाई, जिसको आप कह रहे हैं ना कि बहुत बड़ी पब्लिक को मोटिवेट किया हुआ है, ये सोशल मीडिया पे चाय की प्याली में तूफ़ान लेके आए हुए हैं। इनका एक हार्डकोर पीटीआई कल्ट तो मौजूद है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस पर जो सोशल मीडिया के ऊपर जो गुफ्तगू हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, ये नहीं आप कह सकते जनाब को टोटल मेरा ख्याल है 30 लाख लोग भी अकाउंट्स नहीं है सोशल मीडिया पे। 22 करोड़ आवाम का मुल्क है ये, और वो जो 30 लाख अकाउंट हैं उनमें से भी आधे जो हैं वो जाली अकाउंट हैं, या एक बंदे ने 20-20 अकाउंट बनाए हुए हैं। अगर 30 लाख भी लगा लें तो ज़रा 22 करोड़ में से 30 लाख माइनस करें, बाकी ज़रा फिगर निकालें आप, 21 करोड़ जी 70 लाख और मेरे ख्याल 70 लाख लोग बनते हैं। 70 लाख जी 70 वो लोग जो हैं वो हालात भी देख रहे हैं और हकायक से भी वाकिफ़ हैं। जो असल पाकिस्तानी हैं वो देख रहे हैं कि क्या हालात हैं। बाकी जो आपने बात की, जो हालात का मतलब है जो पिछले 3.5 साल में उनके साथ हुआ है, वो भूले नहीं हैं। एक तकरीर करने से, एक कागज़ लहराने से वो 3.5 साल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी जो बैड गवर्नेंस की कहानी है वो भूल जाएंगे और नए नारे के पीछे चल पड़ेंगे जिसका ना गुस्सा है ना पैर है। दूसरी जो आपने बात कीजिए कि ज़मानतों पे हैं, आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले अपने राना सनाउल्लाह खान का नाम लिया, उन पे जो मुकदमा बना, आप खुद मुझे बता दें आपका दिल मानता है नहीं, वो मुकदमा सही है? मैं आपसे एग्री करता हूं। मैंने प्राइम मिनिस्टर से भी कहा था वो ज्यादती हुई उनके साथ। मैं जाती राय आपकी ले रहा हूँ ना, चले जी, मैं कह रहा हूं, मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी ये कहा था कि ज्यादती हुई मैं है आपकी राना राय ले साहब रहा के हूँ। साथ। मैंने सर यही इमरान खान साहब को ये कहा था, प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थे। बहुत शुक्रिया, हाँ जी, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने राय में खुल के उसका इजहार कर दिया अपने प्रोग्राम जी में। मेरा तो अगर इस तरह के आप मुकदमात बनाएंगे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर तो जाहिर है जमानत तो वो लेंगे जब उन्हें आप जेल में डालेंगे। नहीं, लेकिन सर ये जो शहबाज शरीफ साहब का मामला है जिसके तो लेनी पड़ती है। अंदर आपको पता है कि वो और जो दूसरी बात ये है जी जो कि तहरीक इंसाफ जितने इतना भी बताती है चपरासियों के अकाउंट्स के 8 अरब और 20 मैं आ रहा हूँ जी, मैं आ रहा हूँ, उसके बारे में बताएं ना कामरान भाई। जो मुकदमात 3.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत साबित नहीं कर सकी, उनके पीछे कोई अगर सच्चाई होती, कोई सबूत है, तो 3.5 साल में किसका इंतज़ार करते थे? मुझे आप ये बताएं कि आज इनको नज़र आ गया जनाब के फ़लाँ ज़मानत पे है, फ़लाँ ज़मानत पे है, फ़लाँ ज़मानत पे है। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं, मेरे कितने दफ़ा आपके प्रोग्राम मैंने ये कहा है, अपनी पार्टी की तरफ से कहा है कि जिसने पाकिस्तान का पैसा लूटा है उसका कड़ा एहतसाब होना चाहिए। इदारे आपके पास, नैब आपके पास, FIA आपके पास, एंटी करप्शन आपके पास, अदालतें आपके पास। तो आज आप लोगों को ये याद आया है जनाब कि वो मुकदमात उनके ज़िम्मे राइट, ये आपका पॉइंट आ गया सर। तो कहता हूं वैसे एक बात है, एक मेरा जाती चाहिए जी बिल्कुल होनी ठीक चाहिए थी, अभी तक अगर कुछ नहीं निकला इसका मतलब है मुकदमात झूठे हैं, जाती इंतकाम की बुनियाद पे बनाए गए हैं। चलें, ये तो आपका बगैर पॉइंट आ किसी गया, कंटेंट, बगैर किसी सबूत की बुनियाद पे बनाए गए हैं। ये आपका पॉइंट आ गया। लगारी साहब, ये जो इमरान खान साहब को हमदर्दी का वोट आपको लगता है नहीं मिल रहा इस वक्त कि वो ठीक है? मैं आप लगारी साहब आप गवाह हैं इस बात के कि आपने और मैंने मिल के वाडा साहब की हुकूमत की 3.5 साल तक कड़ी तनकीद की है, बुजदार साहब से लेके इनकी माशी पॉलिसियों तक कड़ी तनकीद की है इमरान खान साहब पे। लेकिन जिस तरह इमरान खान को निकाला गया और जिस तरह बगैर इलेक्शन के शहबाज शरीफ साहब को और बाकियों को ला के बिठा दिया गया इधर, ठीक है वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, लेकिन उसको अवाम जो PTI की खास तौर पर है, आपको लगता नहीं वो उसमें इतनी हमदर्दी उजागर हो गई है कि इमरान खान अब पॉपुलैरिटी की पीक पे पहुंच गए इसकी? पार्लिमानी सियासत में गलत लफ्ज़ है सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोगों की, सर मैं कह रहा हूँ लोगों की जो परसेप्शन, तारिक भाई जो लोगों की परसेप्शन है मैं वो बता रहा हूँ यार। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक है आप पार्लियामेंट, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप कोई डकैती की बात करके आए इधर या कोई टैंक पे चढ़ के आए, मैं ये नहीं कह रहा जी। परसेप्शंस की बात हो रही है इस वक्त। जी लगारी साहब, एक तो ये है कि
पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आइनी रास्ता अख्तियार किया गया। आपको मालूम है, आपको याद है कि मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज़ शरीफ को अदालतों के ज़रिए निकलवाने की मुखालफत की थी और मैंने कहा था कि वज़ीर आज़म को उनके ओहदे से हटाने के लिए 3-4 सूरतें आइन में दर्ज हैं, वो पाल लेनी चाहिए। आइन कहता है कि अगर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दे, अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ जाए, अगर वज़ीर आज़म का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो जाए, अगर खुदा न खास्ता वज़ीर आज़म का इंतकाल हो जाए तो मनसब खाली हो जाता है। दीगर ज़राए को अख्तियार नहीं किया जाना चाहिए। ये पहली मरतबा तारीख़ में पहली मरतबा तहरीक अदम एतमाद लाई गई। जिस तरह से खान साहब ने मुकाबला किया वो भी सब ने देखा है। उस तहरीक अदम एतमाद के लिए मैं तुरब का पता ला रहा हूँ और मेरा देखिएगा जो सरप्राइज़ होगा वो सरप्राइज़ ये था कि आप आर्टिकल 5 पढ़ेंगे और कहेंगे कि हर आदमी आइन का जो है वो पाबंद है और पाकिस्तान का वफादार है, और आप इल्ज़ाम लगाएंगे कि जनाब ये लोग सारे के सारे जो 172 हैं या 174 हैं ये सारे आइन के मुखालिफ हैं, पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। फिर आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ से साबित किए बगैर सज़ा सुनाएंगे कि मैं जो है वो इजलास अजन कर रहा हूँ और तहरीक को मुस्तरद कर रहा हूँ। ये पढ़ा गया बाकायदा। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि ये एब्रोगेशन था, ये सब वर्ड किया गया, ये अबाइंस में रखा गया। मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस तरह से आइन को सस्पेंड किया गया और ये सारे का सारा बनता है जब आर्टिकल 5 पढ़ा फवाद चौधरी साहब ने और जब इसको तारिक अपना वो जो सर आप आर्टिकल 6 कह रहे हैं बार बार लगारी साहब इमरान खान साहब के ऊपर, लेकिन जो उनकी अवाम में मकबूलियत है मैं ये नहीं कह रहा हूं। वो इस तरह के आर्टिकल को तो कोई वो तो उड़ा कर जी। कामरान शाहिद साहब अवाम की मकबूलियत के मैंने और कामरान साहब मेरी बात सुनिए। जी लगारी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अवाम की मकबूलियत के बेशुमार मज़ाहिर हमने देखे हैं, एक नहीं देखा है। जब बेनज़ीर भुट्टो आई थी वो तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा था। लगारी साहब पॉइंट आ गया आपका। सुबह 7 बजे से रात फैसल भाई कुछ कहना चाह रहे, मैंने सवाल कर रहा है फिर आपसे जी, क्विकली कुछ कहना चाह रहे थे आप। कामरान शाहिद साहब ये जो आइन की तशरीह मुझे बता रहे, जब ज़मीर खींच के तीन सिंध हाउस में रखा गया तब ये आइन कहाँ था? जब वीडियो आई खरीदते हुए तब ये आइन कहाँ था? सानिया बल्दिया टाउन में आइन कहाँ था? जब इसके ऊपर केस अच्छा मेरा एक सवाल है, वक्त की किल्लत है, मेरी मेरा सवाल सुन ले फैसल भाई, मेरा सवाल है आइन कहाँ था? ये सारे आइन के ठेकेदार इधर आइन बता रहे हैं हमें। सर अगर उस वक्त आइन नहीं था, तब चुप्पी लगी हुई थी सबको। सर एक बात बताएं कि कल नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं तो आपको लगता नहीं कि नून लीग में बड़ी जान पड़ जाएगी? आपका क्या रिएक्शन होगा उस पर? आके दिखाए कामरान शाहिद साहब, चैलेंज देता हूं इनकी हुकूमत में होते हुए, ये सिलेक्टेड इंपोर्टेड हुकूमत के होते हुए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आके दिखाए। और जो तारिक फजल चौधरी साहब ट्रेंड की बात कर रहे थे उनसे कहें वो भी डिफाइन कर दें। जब उनका लीडर नवाज शरीफ और मरियम नवाज इदारों के बंदों के नाम लेके फौज को गालियां दे रही थी और जुडिशरी को ब्लैकमेल की टेप करी थी, उसको आप कैसे स्टैंड से डिटैच करेंगे? हमारे लीडर और हमारी पार्टी के लोगों ने तो काम नहीं किए, आप इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन आपने तो लीडर ने काम किए। हमने तो कभी थूक के चाटा ही नहीं है। वो कह रहे हैं नवाज शरीफ को नहीं आने देंगे, तो नवाज शरीफ साहब आ तो नहीं रहे, क्या आ रहे हैं? ये थूक के चाटने वाली बात जो है उसको यू टर्न कहते हैं अंग्रेजी में, और यह बात मीडिया से कभी पूछेगा कि कितने यू टर्न आपकी क़यादत ने और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिए हैं, इस बात को छोड़ें और ना इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नवाज शरीफ साहब की बात। बाकी मियां नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान उनका मुल्क है और वो बिल्कुल आएंगे, और उन्होंने कहा जो रोक सकता है वो रोक ले। हम देख लेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आने से कौन रोकता है और किस तरह रोकता है, वो आपको बता रहे हैं। कानून ने इजाज़त देता है। ठीक जो फैसल भाई आप क्या करेंगे? अब देखिए अगर नवाज शरीफ साहब सरेंडर करेंगे अपने आप को आके, हमने तो कुछ करना ही नहीं है। कामरान शाहिद साहब करेंगे, अवाम मदाखलत कर चुकी है, जहां तक उनके केसेस आप भी अवाम का हिस्सा है। लेकिन फैसल भाई बात ये है, मेरी बात सुनिए, करेंगे हम तो है ही अवाम का हिस्सा, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये अगर आपके लोग आ जाएंगे उनको रोकने के लिए, वो तो आ रहे हैं अपने आप को सरेंडर करने के लिए, आप कह रहे हैं कि ना आए। मतलब एक तो आपने उनको कन्विक्टेड करार दिया हुआ है, अगर वो अदालतों का सामना करने आ रहे हैं तो आप क्यों नहीं आने दे रहे फैसल भाई उनको? नवाज शरीफ साहब क्या मसला है? आके दिखाए ना भाई, मफरूरी इश्तिहारी के बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के साथ भी आके दिखाए ना, बोले ना आके दिखाए। एक ब्रेक लूंगा जी। अवाम की मुदाखलत हो चुकी है, बस अल्लाह करे कि और कोई मुदाखलत ना हो, ना इधर से ना उधर से। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।